वेलकम टू जय स्टडी। हमारा प्रयास आपकी सफलता। बाल विकास के इस सेशन में हम यूपी टेट तथा सी टेट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को रिवीजन सेशन में करेंगे, जो कि सभी के सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 1 पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? ऑप्शन बारी बारी से पढ़ेंगे, समझते चलेगा। ऑप्शन 1, शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उनका आकलन करता है। ऑप्शन 2, शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। ऑप्शन नंबर 3, शिक्षक पाठ्य पुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करता है। ऑप्शन नंबर 4, शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरों के निष्पादन की तुलना में करता है। अब पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात होती है तो सबसे पहला फोकस आपका होना चाहिए क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन के साथ 4 नज़र आपकी पढ़नी चाहिए एक साथ ऑप्शन की तरफ, क्योंकि अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी तकलीफ हो सकती है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इतनी अधिक हमें प्रैक्टिस करनी है ताकि क्वेश्चंस पढ़ने के साथ हम ऑप्शन पिकअप कर सकें। अब देखिए, क्वेश्चंस में एक बार पुनः कह रहा हूँ कि अधिगम के आकलन को उजागर करता है। तो सदैव एक चीज़ जरूर याद रखिएगा, अधिगम का जो मूल्यांकन होता है ना, वो बच्चों की अवधारणात्मक समझ के आधार पर किया जाता है। और जब बच्चों की अवधारणात्मक समझ के आधार पर किया जाता है तो हमें देखना है ऐसा कौन सा ऑप्शन है। ऐसा ऑप्शन हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर 2। दूसरा ऑप्शन ये कहता है कि शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। यानी कि हमें जो चाहिए वो चीज़ यहाँ पे मिल रही है, इसलिए सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। ऑप्शन नंबर 1, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। ऑप्शन 2, शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन 3, निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। ऑप्शन 4, कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना। क्वेश्चन पढ़ लिया, ऑप्शन पढ़ लिए, अब चलते हैं प्रश्न की तरफ, समझिएगा चीज़ें क्या होती हैं। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र बच्चों के अनुभव द्वारा सीखने की प्रक्रिया सबसे बेहतर है। बच्चों के अनुभव द्वारा सीखने की जो प्रक्रिया है ना, वो सबसे बेहतर है, क्योंकि इस माध्यम से बच्चा स्वयं करके या स्वयं अर्जित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जब ये चीज़ बढ़िया है, अब हमें ऑप्शन पिकअप करना है। देखिए, ऑप्शन नंबर 1 हमसे क्या कहता है, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। क्लियर? यदि अगर हम इसे पिकअप कर लें तो ये बिल्कुल बेहतर होगा। दूसरा, तीसरा और चौथा क्यों नहीं लेंगे, उसका रीज़न समझ लीजिए। शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना, ऐसा हमें नहीं करना भाई। निर्धारित सूचना का अनुसरण, ऐसा फिलहाल नहीं करना। कक्षा में सारी बातें सीखना, ये भी नहीं करना। हम एक बार पुनः आपको बता रहे हैं, समझ लीजिए। जो माध्यम होना चाहिए वो बच्चे पर स्वयं या स्वयं अर्जित ज्ञान प्राप्त करना होना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की की दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? प्रश्न और ऑप्शन दोनों इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस कुछ धुंधला आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आप सही वैल्यूज़ को देख रहे होंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वालिटी आपकी डिपेंड करती है आपके मोबाइल फ़ोन या फिर डेस्कटॉप का। ऑप्शन नंबर 1, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर 2, वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। दोनों चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। आगे पढ़िएगा। दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4, दोनों भाषा को बच्चे के विचारों से जन्म लेती हुई मानते हैं। अब मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझिएगा। पियाजे ने जो कहा था ना, उनका कहना था पहले विचार आता है, बाद में विचारों को भाषागत रूप प्रदान किया जाता है। यानी पहले विचार आएगा, फिर उसे भाषागत रूप प्रदान कर दिया जाएगा। जबकि वाइगोत्स्की का जो कथन था उनका ये था, पहले भाषा आने पर भाषागत रूप से विचारों की अभिव्यक्ति होती है। जब इस प्रकार का केस हमें चाहिए
तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। क्लियर, यानी कि प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती हैं, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा? यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन 1 लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा। ऑप्शन 2 लिंग समरूपता। ऑप्शन 3 लड़की के लिंग की गलत पहचान। ऑप्शन 4 बच्चों के पालन पोषण में परिवार की कठिनाइयाँ। पहले चीज़ें समझ लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा जल्दबाजी कीजिएगा, सुनिएगा, कान खोलकर सुनते चलिएगा। क्या होता है कि दादी जो बात कर रही हैं, दादी में एक प्रकार से लिंग के संबंध में रूढ़िवादी धारणा देखने को मिलती है, क्योंकि वो क्या कह रही हैं, तुम लड़की हो, लड़कों की तरह व्यवहार क्यों कर रही हो, ये कथन में कहा है ना। अब इस चीज़ को हमें अगर थोड़ा सा फोकस करेंगे, इसलिए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा पैदा करना। वो कौन कर रहे हैं? वो उसकी दादी कर रही हैं, इसलिए लिंग समरूपता नहीं कहेंगे। ये जल्दबाजी मत रखिएगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? कथन नंबर 1 आकलन से विद्यार्थियों को ये सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सकें। कथन नंबर 2 आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। कथन नंबर 3 आकलन केवल स्मरण शक्ति ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। कथन नंबर 4 आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उससे भय और चिंता का संचार ना हो। ये तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये कथन हमने स्टेटमेंट पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं ऑप्शन। ऑप्शन 1 फर्स्ट और सेकेंड, ऑप्शन 2 सेकेंड और थर्ड, ऑप्शन 3 सेकेंड और फोर्थ, ऑप्शन 4 फर्स्ट और थर्ड। अब मेरी बातों को थोड़ा सा एक बार वीडियो को पॉज मत करिएगा, वीडियो चलने दीजिएगा, थोड़ी साउंड पर ध्यान दीजिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसे समझिए। आकलन जो होता है ना, वो एक व्यापक दृष्टिकोण होता है। ये शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों की कमियों को दूर करने में सहायक होता है। क्या होता है? शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों की कमियों को दूर करने में सहायक होता है। आकलन सदैव बोधन तथा अनुप्रयोग स्तर पर अगर होगा, न कि केवल स्मरण शक्ति के स्तर पर होगा। दोनों चीज़ें समझ में आ रही हैं, और जब समझ में आ रही हैं तो सही आंसर कौन होगा वो आ जाइएगा। देखिए पहला वाला पढ़िए, बिल्कुल सही बात कहता है, और उसके साथ पढ़िए थर्ड वाला, आकलन स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। कहीं भी कोई प्रश्न में आपको कोई तकलीफ होती है तो वीडियो को एक बार पुनः पॉज करके पीछे से बैक कीजिए और स्टार्ट से देखिए, आपकी सभी समस्याएं समाधान मिल जाएगा। और अगर फिर भी समस्याओं का समाधान ना हो तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर छोड़ दीजिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। ऑप्शन 1 खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में। ऑप्शन 2 घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं। ऑप्शन 3 समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। ऑप्शन 4 व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे। अब चीज़ें सुनिएगा, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है उसमें क्या हुआ है कि समावेशी शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। कौन सी शिक्षा पर? समावेशी शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में व्यक्तिगत स्तर पर सहयोगात्मक उपाय अपनाए जाने पर जोर दिया गया है। कौन से? व्यक्तिगत स्तर पर कौन से सहयोगात्मक उपाय अपनाए जाने पर जोर दिया गया है। और ये कौन सी शिक्षा होगी? समावेशी शिक्षा पर विशेष बल कब दिया गया था? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में। इसलिए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ ही उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति
की जा सके। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 वन इज द राइट आंसर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब आइएगा प्रश्न संख्या 7 की तरफ। जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों वहाँ एक प्रभावी शिक्षक डैश। ऑप्शन 1 समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। ऑप्शन 2 वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा ताकि वे अपने साथियों के बराबर पहुंच सकें। ऑप्शन 3 सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और एक सर्वमान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। ऑप्शन 4 समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएगा और उन्हें एक साथ रखेगा। अब थोड़ा सा एक बार विचार कीजिएगा और चीज़ों को सुनते चलिएगा, समझते चलिएगा। जिस वर्ग में सांस्कृतिक विविधता हो वहाँ छात्रों के भी सांस्कृतिक जानकारी का ध्यान रखना चाहिए। फिर से सुनिए, जिस वर्ग में सांस्कृतिक विविधता हो वहाँ छात्रों को भी सांस्कृतिक जानकारी का ध्यान रखना चाहिए। शिक्षक को किसी एक या विशेष संस्कृति को अधिक महत्व देने से सदैव बचना चाहिए। ये चीज़ें तो हमें इस पर डिपेंड करती हैं। अब हमें पिक करना है ऑप्शन। अगर हम इसमें ऑप्शन पिक करेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट पढ़ लीजिएगा। समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए सांस्कृतिक जानकारी पर हमें क्या देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आइए प्रश्न संख्या 8 की तरफ। निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। यानी ABCD है, इधर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ है, कौन सा किसके साथ मिलेगा, ये चीज़ आपसे पूछी गई है। अब ऑप्शन भी मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे भली भांति ABCD के नीचे वैल्यूज़ गिवन है। अब चीज़ों का मेल कर लीजिए। मेल कैसे होगा वो चीज़ सुनिएगा। सबसे पहली चीज़ हमारी डिपेंड करती है वो ये है कि जो समीप दुराभिमुख दिशा है, समीप दुराभिमुख दिशा है यानी कि ए वाला पार्ट पढ़ रहा हूँ, वो हमारा होता है सरल से जटिल की ओर वृद्धि करना। उसका मतलब क्या होता है, सरल से जटिल की ओर वृद्धि करना। अब दूसरा पढ़िए, सिरा पदाभिमुख दिशा। सिरा पदाभिमुख दिशा ये जो होती है ये कहती है सिर के पैर का क्रम। सिर से किसका, पैर का क्रम। अब मैं ऑप्शन की तरफ मूव करूँगा। फर्स्ट के साथ फिफ्थ चाहिए। जब फर्स्ट के साथ फिफ्थ चाहिए तो इन दोनों को भगा दीजिए, ये आपके परिवार के रहे नहीं और ये भी आपके परिवार का नहीं बचा क्योंकि फर्स्ट के साथ कौन आ गया, ए के साथ 4 आ गया। हमें चाहिए ये, तो हमारा कौन बचा, एक ही बचा। अब इनका मिलान कर लीजिए। ए के साथ कौन आएगा, पांचवा वाला। बी के साथ कौन आएगा, दूसरा वाला। तो सी के साथ कौन आएगा, पहला वाला। सी के साथ कौन आएगा भाई, पहला वाला आएगा। और डी के साथ कौन बचा, तीसरा वाला। फोर्थ वाले का यहाँ कोई लेना देना फिलहाल नहीं है, इसलिए सही आंसर होगा प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। अब ऑप्शन पढ़िएगा। ऑप्शन 1 संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शन 2 संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन 3 संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन 4 संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं किंतु संज्ञान संवेगों को प्रभावित नहीं करता। अब चीज़ें सुनते चलिएगा और समझते चलिएगा। संवेग संज्ञान को कार्यात्मक रूप प्रदान करता है, ये चीज़ याद रखिएगा। संवेग जो होता है वो संज्ञान को कार्यात्मक रूप प्रदान करता है। इस प्रकार जो संज्ञान तथा संवेग है ना वो परस्पर कैसे होंगे, संबंधित होंगे। और जब परस्पर संबंधित होंगे तो एक दूसरे को क्या भी करेंगे, प्रभावित भी करेंगे। जब एक दूसरे को प्रभावित करेंगे तो ऐसा ऑप्शन मुझे पिक करना है। अब ऐसा मुझे ऑप्शन मिला 2, संज्ञान और संवेग कैसे होंगे, परस्पर जुड़े होंगे और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। विविध विद्यार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना है। सही ऑप्शन पढ़िएगा। ऑप्शन 1 सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन 2 केवल कभी कभी भी प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह सहपाठियों से तुलना को बढ़ावा देता है। ऑप्शन 3 सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। ऑप्शन 4 कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों को क्षमताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए।
ये क्या समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों को सिखाना है, ये चीज़ हमें डिपेंड करती है। तो समझिएगा, समवयस्कों की जो स्वीकार्यता होती है ना, वो बढ़ाने में विविध विद्यार्थियों के बीच समावेशी तथा सहयोगी होती है। ये अंतर निर्भरता में वृद्धि करता है। ये किस पर वृद्धि करता है? निर्भरता में वृद्धि करता है। अब ऐसा कोई ऑप्शन पकड़िएगा, ऐसा अगर मैं आपको ऑप्शन की तरफ लेकर चलूँ तो ऑप्शन नंबर 3 पकड़ो एक बार। सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़ जाए, यानी कि जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। आज की इस सेशन में 20 प्रश्न डिस्कस करेंगे, तो आधा सेशन हो चुका है और बने रहिएगा कुछ समय के लिए। सेशन को कंप्लीट जरूर देखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि सभी के सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाल विकास भी जुड़ा है और साथ में शिक्षा शास्त्र भी जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िएगा। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। कथन नंबर फर्स्ट, विभिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर। कथन नंबर सेकंड, बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके। कथन नंबर थर्ड, विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके। कथन नंबर 4, मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके। अब ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा, कोई समस्या होगी नहीं क्योंकि सही उत्तर का चयन करना है। कथन मैंने पढ़े हैं, अब चीज़ें समझते चलिएगा। जो कक्षा में भिन्नताओं को स्वीकार कर शिक्षिका के बच्चों में सामाजिक शास्त्रीय शिक्षण पर जो बल देना चाहिए ना, वो कोई मानक निर्देश देकर कार्य के निष्पादन हेतु ऐसा मानदंड निर्धारित किया जाना चाहिए जो स्वीकार्य हो। अब जब स्वीकार्य भी हो, अब चीज़ें समझते चल रहे हैं आप। अब ऑप्शन पिक करिएगा। ऑप्शन पिक करेंगे तो मैं आपको ऑप्शन नंबर 4 की तरफ ध्यान देना चाहूँगा क्योंकि फर्स्ट वाला पढ़िए, भिन्नताओं को स्वीकार करके उसे महत्व देकर, ठीक है। सेकंड पढ़िएगा, बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में, बिल्कुल ठीक है। थर्ड वाला पढ़िएगा, विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित भी करना चाहिए, ये भी ठहरिएगा, लेकिन मानदंड निर्धारित करना चाहिए मानक निर्देश अनुसार, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारे को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष विद्यार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? यानी कि प्रश्न आप समझ पा रहे होंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, श्रवण विकलांग विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी कि 2, दृष्टि विकलांग विद्यार्थी। ऑप्शन 3, सीख ना सकने वाले विद्यार्थी। ऑप्शन 4, सामाजिक रूप से वंचित विद्यार्थी। देखिए, जब कभी भी ऐसा केस होता है तो क्या होता है, जो दृष्टि विकलांग विद्यार्थियों को समझाने के लिए शिक्षिका छुओ तथा अनुभव करो माध्यम से शिक्षण कार्य कर रही है, क्योंकि जो दृष्टि विकलांग है वो छूकर अनुभव कर पाएंगे। इसलिए जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज प्रश्न संख्या 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। आइए प्रश्न संख्या 13 की तरफ। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो ऑप्शन 1, प्रत्यय स्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवृत्ता पर बल देते हैं। ऑप्शन 2, उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं। ऑप्शन 3, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। ऑप्शन 4, उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। अब मेरी बातों को आप समझिएगा। जो अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम प्रतिभाशाली बच्चों को चिंतन के लिए जो करने के लिए जो प्रेरित करते हैं ना, इससे उनके विचारों में क्या होता है, विविध विचारों का संचार होने लगता है। जब विविध प्रकार के विचारों का संचार होता है तो देखिए कहाँ संचार हो रहा है। ऑप्शन नंबर 3 की तरफ मेरे अनुसार नज़र डालिएगा। चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के लिए अवसर देते हैं। जैसे कहते हैं, अगर आप अपने काम में बिजी रहोगे तो आप कभी भी फालतू के विचारों में नहीं फंसोगे और ना ही एक घर से दूसरे घर का पलायन करोगे। यानी आज मैं इस गली में खड़ा हूँ, कल उस गली में खड़ा हूँ, परसों उस गली में खड़ा हूँ। क्यों खड़ा हूँ? क्योंकि आप अपने कार्यों में व्यस्त नहीं हैं, आप इधर उधर वालों को ही देख रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए सदैव अपने कार्य में लगे रहें और अपने आप पर फोकस करते रहें। यही हमारा शिक्षा शास्त्र भी कहता है और यही हम बाल विकास के तहत पढ़ते और पढ़ाते भी हैं।
क्यों? क्योंकि हमें चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देने चाहिए। जब तक व्यक्ति व्यस्त नहीं रहेगा तब तक वह परेशान ही रहेगा, कभी कुछ सोचेगा कभी कुछ सोचेगा। इसलिए जो सही आंसर होगा प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन नंबर 3। अब मूव करिए प्रश्न संख्या 14 की तरफ। विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कथन नंबर फर्स्ट, विशेष जातियों और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती। कथन नंबर सेकेंड, विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते। कथन नंबर थर्ड, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो। कथन नंबर फोर्थ, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती। अब ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, आपके साथ स्क्रीन पर विजिबल है, आप चीज़ों को सुनते चलिएगा। क्या होता है, जब हम अधिगम अर्जित करने में प्रोत्साहन जो देते हैं ना, अधिगम अर्जित करने में जो हम प्रोत्साहन पुरस्कार सहायक होता है। प्रोत्साहन और पुरस्कार क्या होता है? सहायक होता है। मैं कहता हूँ ना कि आप अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करते रहिए और अच्छा करते रहिए, आपको इनाम मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी। वो क्या होता है? सफलता के लिए प्रति प्रेरित करता है। सफलता के प्रति क्या करता है? प्रेरित करता है। प्रोत्साहन हो या फिर पुरस्कार हो। साथ ही अगर विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार इनकी अभिरुचियों को ध्यान में रखकर शिक्षण अगर नहीं दिया जाता है तो बस असफलता का कारण बन सकता है। यानी कि जैसे हम पढ़ते हैं, थिंकिंग होता है बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव, यानी हमें लगातार कैसा रहना चाहिए? सकारात्मक रहना चाहिए। तो भाई सकारात्मक ऐसे थोड़ी ना रहोगे, काम तो नकारात्मक वाले कर रहे हो और रहना चाहते हो सकारात्मक, तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता। अब हमें ऐसा ऑप्शन पिक करना है। ऑप्शन पिक करने के लिए मैं आपकी नज़र ऑप्शन नंबर 3 की तरफ लेकर चलूँगा। ऑप्शन नंबर 3 में देखो, सेकेंड पार्ट पढ़िए, विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते। देखो, प्रोत्साहन और पुरस्कार दोनों की आवश्यकता होती है, लेकिन समय के अनुसार ही देना चाहिए। जहाँ पुरस्कार की आवश्यकता हो वहाँ पुरस्कार दिया जाना चाहिए, जहाँ प्रोत्साहन की आवश्यकता हो वहाँ प्रोत्साहन देना चाहिए। लेकिन हमारा शिक्षा शास्त्र ये नहीं कहता कि आप बच्चे को दंड देंगे, दंड कभी भी नहीं देंगे, आप उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। अब आइए कथन नंबर 3 की तरफ। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो। इसलिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। तो प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं। उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ऑप्शन 1, संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है। ऑप्शन 2, संभव नहीं है और विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन 3, संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। ऑप्शन 4, संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है। अब चीज़ें सुनिएगा, यदि दो विद्यार्थी ना एक ही अवतरण का अलग अलग अर्थ लगाते हैं तो संभव है कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश के अंतर या समझ के स्तर से अंतर जैसे कारणों में वे अधिगम को प्रभावित करते हैं। जैसे एक तो मैं आपसे अपनी भाषा में कहूँ जाओ, दूसरा आपसे कोई अपनी भाषा में कहे गो। इसी प्रकार से हमारा क्या हो गया, परिवेश का भी थोड़ा सा अंतर हो जाता है। जैसे हम कहते हैं जिस समाज में आप रह रहे हो वहाँ के थोड़े से गुण आप में आने लगेंगे, वही स्थितियाँ आप यहाँ पे भी समझ पा रहे हैं। अब डिपेंड करता है कि हमें ऑप्शन पिक करना है, तो ऑप्शन पिक करने का तरीका सबसे बेहतर मैं ऑप्शन नंबर 3 की तरफ आपको ध्यान दिलाऊंगा। संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है प्रश्न संख्या 15 का। अब आइए प्रश्न संख्या 16 की तरफ। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और लास्ट सेशन में भी मैंने इसे डिस्कस किया था। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है। सुनिएगा, जो एनसीएफ 2005 थी ना, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा थी, उसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया था कि अधिगम एक सक्रिय तथा सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम जो है वो एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है। अब ऑप्शन पिक कीजिए। सक्रिय ऑप्शन नंबर 2 में है, सक्रिय और सामाजिक दोनों, यानी पहले वाले में सक्रिय भर दो, दूसरे वाले में सामाजिक, यानी 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी विद्यार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 1,
विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें, अन्वेक्षण नहीं अनुवीक्षण करें। ऑप्शन 2, विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना। ऑप्शन 3, छोटी छोटी इकाइयों या खंडों में जानकारी प्रदान करना। ऑप्शन 4, एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में आसानी हो। अब चीज़ें समझने का ज़रूर आप प्रयास करेंगे, मुझे ये चीज़ की पूरी उम्मीद है। देखिएगा, स्वतंत्र चिंतन जो होता है ना, वो विकसित करने के लिए हमें क्या होता है कि विद्यार्थियों में अधिगम का जो होता है वो अधिवीक्षण या फिर मूल्यांकन करने की क्षमता विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। जब तक हम मूल्यांकन करने की क्षमता विकसित करने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक हमें चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। यानी कि अब हमें ऐसा ऑप्शन पिक करना है। मैं आपका ध्यान लेके चलूँगा ऑप्शन नंबर 1 की तरफ। ऑप्शन नंबर 1 देखो, विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें, ये चीज़ सिखाना बहुत ज़रूरी है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थियों के ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें वो ऐसा क्या लगाना चाहिए, वो चीज़ पूछी जा रही है। ऑप्शन 1, प्रत्यय स्मरण रटना और समझना। ऑप्शन 2, बहुविकल्पीय प्रश्नों वाले स्त्रीकृत कार्यपत्रक। ऑप्शन 3, ड्रिल और माध्यम यानी कि अभ्यास। ऑप्शन 4, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। तो सदैव एक चीज़ जरूर याद रखेगा, पूछना, तर्क करना, निर्णय लेने की जो क्षमता के विकास से ना विद्यार्थियों की अवधारणात्मक क्षमता का विकास होता है। क्या होता है? अवधारणात्मक क्षमता की जब विकास होता है। अब मैं ऐसे ऑप्शन की तरफ लेके चलता हूँ तो वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। ऐसे क्रियाकलापों में हमें विद्यार्थियों को लगाना चाहिए। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, प्रश्न संख्या 18 का। प्रश्न संख्या 19 पढ़िएगा। कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना। डैश। ऑप्शन 1, शिक्षक को किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। ऑप्शन 2, शिक्षक के हौसले को पस्त करता है और क्योंकि इससे उसका कार्यभार बढ़ता है। ऑप्शन 3, शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। ऑप्शन 4, शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट बनता है। ये सभी चीज़ें आप पढ़ और समझ पा रहे होंगे और स्क्रीन पर विजिबल भी होंगी, लेकिन सुनते जरूर चलिएगा। जब कक्षा में पहुंचने वाली भोली अवधारणा या फिर विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान या अभिरुचि में उनके सक्षम तथा ज्ञान स्तर का पता चलता है तो जो प्रभावी होता है वो शिक्षण की योजना बनाने में सहायक होता है। क्या होगा? अब ऑप्शन पिक करने हैं। ऑप्शन पिक करने के लिए मैं आपका ध्यान लेके चलूँगा ऑप्शन नंबर 3 की तरफ। शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। ये चीज़ बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 19। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, यानी कि 20वां प्रश्न और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। थोड़ा जोर जबरदस्त के साथ नहीं, बस थोड़ा धैर्य रखिए और प्रश्न को पढ़ते हुए चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? कथन नंबर 1, विद्यार्थी का उत्प्रेरण। कथन नंबर 2, विद्यार्थी की परिपक्वता। कथन नंबर 3, शिक्षण युक्तियाँ। कथन नंबर 4, विद्यार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य। अब ऑप्शन में आपको बताऊंगा, लेकिन चीज़ें समझ लीजिए। जब विद्यार्थी की उत्प्रेरणा हो, विद्यार्थियों की परिपक्वता हो, या फिर शिक्षण युक्तियाँ हो, या विद्यार्थियों का शारीरिक और संवेगात्मक स्वरूप जो स्वास्थ्य अधिगम को प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं? स्वास्थ्य अधिगम को प्रभावित करते हैं। अब ऑप्शन पिक करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 की तरफ मैं आपका ध्यान लेके चलूँगा। क्यों लेके चलूँगा? क्योंकि उत्प्रेरण की बात हो गई, परिपक्वता की बात हो गई, युक्तियों की बात हो गई और संवेगात्मक स्वास्थ्य की बात हो गई, यानी मुझे चाहिए सभी के सभी। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ये था बाल विकास तथा शिक्षा शास्त्र का सेशन। अगर सेशन पसंद आया है वीडियो को लाइक करें, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया छोड़ें, सेशन को शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।